हाय बच्चों, कैसे हो? बच्चों, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ दिनों से थोड़ा सा बीमार चल रहा था। तो अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं सोचा चलो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा टॉपिक भी कंप्लीट करना है, हमारा पोर्शन कंप्लीट करना है, तो चलो वीडियो डालता हूँ। तो हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हमारे टोटल 4 लेक्चर हुए, हम पढ़ क्या रहे थे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। हमारा ग्रेविटेशन हो गया, अभी सेकंड चैप्टर चालू है हमारा साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। उसके ऑलरेडी 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दी है। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट है लेक्चर नंबर 5। तो हम लास्ट लेक्चर में देखे थे हम लोग ने कि पीरियोडिक टेबल के जो मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बताया था उसके मेरिट्स क्या थे, और आज हम लोग देखेंगे कि उसके डीमेरिट्स क्या है कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुआ। मतलब जैसे डोबेरेल ने किया, जैसे न्यूलैंड्स ने किया, उस तरह उनकी तरह ये फेल क्यों हुआ, तो देखेंगे उसकी कुछ डीमेरिट्स देखेंगे। तो फर्स्ट, the whole number of atomic mass of element cobalt, CO and nickel Ni, मतलब कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास is the same, therefore there was ambiguity. Ambiguity it means confusion, ambiguity regarding sequence in the Mendeleev periodic table. क्या हुआ था कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास क्या था? सेम था, और सेम होने की वजह से थोड़ा सा मेंडेलिव क्या हो गया, मेंडेलिव थोड़ा सा एम्बिगुइटी, वो कंफ्यूज हो गए कि उसको मैं अब किस सीक्वेंस में लागू, जैसे वो सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो क्या हो गया कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये थोड़ा सा फेल हो गया। या हमारा यही है डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट है, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास क्या था बेटा? सेम था। कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम था, इसलिए उसके मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के सीक्वेंस में वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और कंफ्यूज हो गया, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। सेकंड है डीमेरिट्स, isotopes were the discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table as isotope का मतलब आपको पता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उसके एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे आइसोटोप्स को क्या किया, मतलब ऐसे कुछ आइसोटोप्स थे उसको मतलब चैलेंज, मतलब थोड़ा सा वो भी उसमें भी थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी आने लगी कि आइसोटोप्स जो है उसको कैसे अरेंज करें, और इस मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में ये जो आइसोटोप्स है उसको मैं कैसे अरेंज करूं, तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट था, देखो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम होने की वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि उनका सीक्वेंस में कैसे लगाओ। ये फर्स्ट था। सेकंड था कि जो एसोटोप्स है, एसोटोप्स इट मींस क्या कि जिस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं एसोटोप्स। और एसोटोप्स होने की वजह से, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होने की वजह से उनको थोड़ा सा चैलेंज आने लगा कि अभी उनके सीक्वेंस में उनको लगाने में, उस एलिमेंट्स को अरेंज करने में उनको फिर से क्या हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगा। और थर्ड है position of the hydrogen, or position of hydrogen, it cannot be decided whether the correct position of the hydrogen is in the group of alkali metal। alkali metal के ग्रुप क्या है बेटा? ग्रुप 1। जो उन्होंने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बनाया था तो जो अल्कली मेटल का क्या था, ग्रुप 1 था, और इन द ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का ग्रुप क्या था, ग्रुप 7। देखो अल्कली ग्रुप कौन से इसमें था, अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में था, तो ग्रुप 1 में था, और हेलोजन किस में था, तो ग्रुप 7 में था। तो ये जो हेलोजन की पोजीशन दिया, थोड़ा सा वो डिसाइड करने में ना थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं अल्कली मेटल में मतलब ग्रुप 1 में हेलोजन को डाल दूं या फिर हेलोजन ग्रुप में मतलब ग्रुप 7 में उनको एडजस्ट करूं, तो उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। और इस तरह ये सारी ये डीमेरिट्स होने की वजह से ये जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल है ये क्या हो गया, फेल हो गया। जिससे डोबेरेनर हुआ था, जैसे न्यूलैंड्स फेल हुए थे, वैसे मेंडेलिव भी फेल हो गया। लेकिन देखो बच्चों, मेंडेलिव जो डोबेरेनर था, न्यूलैंड्स था, उनको उनकी गलतियां समझने में थोड़ा सा देर लगा, लेकिन मेंडेलिव ने क्या किया बेटा, उनको उनकी गलतियां समझ में आई कि ये सारी गलतियां, ये जो डीमेरिट्स है उनको समझ में आई कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ना एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लास्ट इसमें फेल होने के बाद इसमें सारे में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया, और चेंजेस करने के बाद उन्होंने एक
अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया, वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, आपके बुक में भी दिया है, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया वो लास्ट मेंडेलीव मेंडेलीव ने लास्ट बनाया, और वही अभी तक क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है। समझा? तो ये देखो, ये एक उन्होंने एक ये दिया, एक मैसेज दिया कि देखो कितना भी जो न्यूलैंड्स और डोबेरेनर थे वो फेल हुए लेकिन वो रुक गए, लेकिन मेंडेलीव साहब नहीं रुके। मतलब ये जीवन का सार है क्या, वो सार बता देंगे, क्या बताएंगे कि कितनी भी मुसीबत आए, कितने बार भी हम लोग फेल हुए जीवन में, लेकिन कभी भी जो ट्रायल है हम लोग हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, बाद में सक्सेस जरूर मिलता है। यही मेंडेलीव ने क्या किया, बाद में लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाकर क्या किया, लोगों को बता दिया। बस अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी लेक्चर में देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं तब तक ये रफ करता हूँ बच्चों। तो हमने अभी क्या देखा था, मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो हमने क्या क्या चीजें देखी है। हमने देखा था कि जो डोबेरेनर था उन्होंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, तो वो फेल हो गया, मतलब सॉरी पीरियोडिक टेबल ने जो डोबेरेनर था उन्होंने किस तरह उस टेबल को अरेंज करने के लिए बताया, वो फेल हो गए। उसके बाद न्यूलैंड्स ने बताया, न्यूलैंड्स के ऑक्टेवस बताए, लेकिन वो भी क्या हो गया, न्यूलैंड्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आया मेंडेलीव, मेंडेलीव ने उसका पीरियोडिक टेबल बताया, लेकिन वो भाई साहब भी क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन बच्चों वो डरे नहीं, सहमे नहीं, उन्होंने फिर से लगन लगा के और ट्राई किया, और अच्छी तरह से उन्होंने एक नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जो आपके सामने अभी मौजूद है। तो उसी तरह वैसे ही क्या है बेटा, एक थे देखो अभी हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ एक्चुअल में होता क्या है। देखो इन 1913 हेनरी, देखो 1913 मतलब ऑलमोस्ट 1914, मतलब 1914 के पहले, क्योंकि 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1914 को। लेकिन उससे पहले 1913 को है ना, हेनरी मुस्ली ने क्या बताया, हेनरी मुस्ली बोल रहे थे कि स्टार्टेड एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। देखो हमने क्या अभी तक पढ़ा है इस लेसन में, स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो पीरियोडिक टेबल, जो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, वो उसके एटॉमिक मास के सीक्वेंस से, एटॉमिक मास के सीक्वेंस से वो क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। किसके सीक्वेंस से अरेंज कर रहे थे बच्चों, एटॉमिक मास के सीक्वेंस से अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मास के सीक्वेंस से अरेंज कर रहे थे। वो किसके सीक्वेंस से अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मास के सीक्वेंस से। ये समझ में आई। लेकिन हेनरी मुस्ले क्या बोल रहे, ये भाई साहब क्या बोल रहे कि अभी आपको एटॉमिक मासेस के सीक्वेंस से अरेंज नहीं करना है एलिमेंट, एटॉमिक मास इट मींस, देखो सबसे पहले ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसके मतलब सबसे पहले वाले लेक्चर में, कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये नहीं बताया, एटॉमिक नंबर होता है नंबर्स ऑफ, एटॉमिक नंबर होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं हेनरी मुस्ले कि है ना, ये जो एलिमेंट्स को है ना अरेंज करना है, लेकिन उसके एटॉमिक जो हम कर रहे थे ना, एटॉमिक मास के हिसाब से आपको उसको सीक्वेंस से अरेंज कर रहे थे, नहीं, वो क्या बोल रहे हैं अभी, आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, वैसे ही किया, और ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या हुआ, मेंडेलीव ने वैसे ही किया। मेंडेलीव ने क्या किया, जैसे हेनरी मुस्ले भाई साहब ने कहा था कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं करना है, तो किसके हिसाब से करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से करना है। उसी तरह क्या किया मेंडेलीव भाई साहब ने, वैसे ही अरेंज कर दिया उस एलिमेंट को। तो देखो उन्होंने फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, इन 1913 हेनरी मुस्ले स्टार्टेड एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल। वो क्या बोल रहे कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये मोर काम, मतलब मोर फंडामेंटल, ये अच्छे काम करने वाली चीज है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन द एटॉमिक मास। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अच्छे काम करेंगे देन एटॉमिक मास, मतलब देन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर फंडामेंटल देन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये समझ में आया। तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है बेटा, देखो स्टैंड लो, हमने देखो पहला स्टेटमेंट क्या बताया था, इससे पहले हम लोग ने देखे थे कुछ लेक्चर्स, तब क्या पढ़ा था हम लोग ने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक
फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक मास पढ़ा था, है ना, एटॉमिक मास पढ़ा था। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ हेनरी मुस्ले। हेनरी मुस्ले भाई साहब आए होते, आप फेल हो रहे हो बार बार। अभी एक काम करो, एटॉमिक मास को हटा दो, एटॉमिक मास को हटा दो, और इसके बजाय क्या करो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या करो, आपका एलिमेंट्स को अरेंज करो, देखो बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक, फिर मेंडेलीव आए और उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया, उन एलिमेंट को क्या किया, अरेंज कर लिया। अभी देखो, आप देखो, अभी एटॉमिक मास का कुछ काम नहीं, मतलब काम नहीं, इट मींस क्या, देखो एटॉमिक मास के हिसाब से हम एलिमेंट्स अरेंज नहीं होने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किसके हिसाब से होने वाले हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से होने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एटॉमिक मास का काम खत्म हुआ, नहीं, एटॉमिक मास भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी काम आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा 6th लेक्चर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, वो अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और देखो, लेक्चर मिस मत करो, और अच्छी तरह से बेटा, आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों तक हम पहुंच नहीं पा रहे तो प्लीज बच्चों शेयर जरूर कीजिए हमारा वीडियो, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि मैं हर बच्चे तक पहुंच जाऊं, क्योंकि वो जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं लगा पाते, वो उन गरीब बच्चों तक मैं क्या कर सकूं, मेरे लेक्चर पहुंचा सकूं, और उनको क्या हुआ, थोड़ा सा फायदा हो सके, क्योंकि 10th का साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। और आपको मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि बच्चों, इतने साल से हम लोग थोड़ा सा मोबाइल यूज करते, मस्ती करते, चलो दोस्तों के साथ घूमने जाते, छोड़ो, सही बात है, चलो, लेकिन उसके साथ साथ इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10वीं का साल है। बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई करो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ही तो क्या होगा, अच्छी मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि बच्चों देखो, अभी हम लोग अच्छी तरह से देखो, अभी हम लोग आराम करेंगे, अभी हम लोग अगर आराम करेंगे ना, तो फ्यूचर में ना आपको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, बहुत ही गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप पढ़ाई के लिए गधा मजदूरी करेंगे ना, तो फ्यूचर में आप आराम करोगे। तो इसी बात का ध्यान रखो, और बच्चों ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और दूसरों को शेयर करो, और ऐसे ही प्यार हमारा बना रहे, आपका बना रहे हमारे मन तरफ। थैंक यू सो मच।